नमस्कार। ज्ञान विद्या के चैनल में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 की हिंदी पढ़ रहे हैं। पाठ है 5वां और पाठ का नाम है राज्या रसोटा और इसके कवि है कृपाराम खिड़िया। तो पहले आधा पढ़ा था, थोड़ा सा और बच्चा वो करते हैं, उसके प्रश्न उत्तर भी आज करेंगे। कि कृपाराम खिड़िया थे, ये खिड़िया शाखा के सारण कवि थे और इनकी भाषा थी वो डिंगल थी और इसने में 100 का छंद का प्रयोग है और वेण संगाई छंद अलंकार है इसमें। ये तो अगर छंद और ये संबोधनात्मक काव्य है, संबोधन करके लिखा गया है। और किसको संबोधन किया है? अपने सेवक को संबोधित करके लिखा था। ये पहले मैंने बताया था कि राज्या नाम का जो थे उनके सेवक थे, उनके कोई संतान नहीं थी तो वो दुखी रहते थे। इस कारण से कबीर ने उनके दुख को दूर करने तथा उसका नाम अमर करने के लिए उन्होंने राज्या रसोटा लिखा था। ये था उनके संबंधित, उनके जीवन से संबंधित। अब आगे करते हैं, सोते बच्चे भी सोते हैं। तो सबसे पहले जो पढ़े थे उनके बारे में बता देती हूँ, उसके बाद में जो बच्चे भी वो करेंगे। कि पहले में बताया था गुण अवगुण के बारे में कि जहाँ गुण और अवगुण की कदर न हो अर्थात ज्ञानी और अज्ञानी के को आदर नहीं दिया जाता है और अज्ञानी को भी ज्ञानी के समान ही आदर दिया जाता, उस नगर में नहीं रहना चाहिए। ये नीति से संबंधित था। दूसरा था कारज सरे न कोई, कि बल पराक्रम और हिम्मत के बिना भी कोई भी कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि किसी भी कार्य करने के लिए बल पराक्रम और हिम्मत की आवश्यकता होती है। इसलिए जिसके पास बल है वो ये संसार में शक्तिशाली माना जाता है, नहीं तो उसको कोई नहीं पूछता है। ये था। तीसरे में थे मिले सिंह बलवान, वो शेर से कि जो बलशाली व्यक्ति होता है वो इस संसार में राज्य भोग सकता है और इस संसार का स्वामी बन सकता है। जिस प्रकार शेर होता है वो वन का राजा कहा जाता है, उसे किसी ने बनाया नहीं था बल्कि अपने बल पराक्रम के कारण ही उस जंगल का क्या बन गया था, राजा बन गया था। चौथे में बताया है कि अच्छा गुण अपार, अर्थात इसमें बताया गया था कि जो व्यक्ति तलवार के आगे लड़के या जो युद्ध में तलवार के आगे डटकर मुकाबला करता है वो इस संसार का स्वामी बनता है। 5वें में था सोच विचार। तो इसमें बताया गया था कि हमें भी कोई भी बात है वो सोच समझ करके कहनी चाहिए, क्योंकि अगर सोच समझ के बात नहीं कहेंगे तो अनर्थ हो सकता है। तो जो भी बात है हमें क्या करनी चाहिए, सोच समझ करके करनी चाहिए और अवसर आने पर उस बात को कहना चाहिए। अगर अवसर सही है तो गलत बात कहेंगे या कड़वी बात कहेंगे वो भी अच्छी लगेगी और मन को नहीं चुभेगी, और अगर अवसर नहीं होगा वो बात उस समय कहेंगे तो क्या हो जाती है, चुभ जाती है। अगला सोटा पहले किया उपकार। तो इसमें बताया गया है कि कोई भी है जो भी हमें कार्य बिगड़ने से पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, उसका उपाय कर लेना चाहिए। अगर हमारा कार्य बिगड़ जाता उसके बाद में हम क्या है उस कार्य को उपाय करते, उसको दूर करने का उपाय करते तो वो कार्य सिद्ध नहीं होता बल्कि वो असफल ही होता है। जिस प्रकार दुश्मन आग और घाव, अगर दुश्मन का उपाय पहले से अगर मैं जान ले कि ये हमारे लिए घातक है तो उसको पहले से छोड़ दिया जाता है या उसे छोड़ दिया जाता। आग होती है तो आग लगते ही अगर उसके ऊपर काबू कर लिया जाए तब तो ठीक है, लेकिन जब आग भयंकर रूप धारण कर लेती है उसका उपाय नहीं है। उसी प्रकार अगर हमारे शरीर में कोई घाव लग जाता है तो घाव का उपाय समय पे कर लिया जाता है, नहीं तो वो क्या हो जाता है, विषकारी हमारे शरीर के लिए घातक हो सकता है। अगला था इसमें हिम्मत कीमत हो बिना कीमत की नहीं अगर इन्हें आदर ये हो गए। तो इसमें भी बताया गया कि हिम्मत के बिना कोई भी कार्य नहीं होता है। तो जो जिसमें हिम्मत होती है वही क्या होता है, वही व्यक्ति कार्य कर सकता है। ये इससे संबंधित है। और क्योंकि अगर हिम्मत वाला व्यक्ति होगा तभी उसकी आदर होता, नहीं तो उसका आदर किसके समान होता है, रद्दी कागज के समान होता है। अगर हमारे अंदर किसी कार्य करने की हिम्मत है तभी हम क्या है आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बल्कि हमारी हिम्मत टूटती है उस कार्य को हम नहीं कर पाते। अगला है उपजावी अनुराग कोयल मन हरकत करे, कड़वे लागे काट रसना गुण राज्या। तो इसमें क्या बताया है कि इसमें वाणी का प्रभाव बताया गया है कि वाणी है उन्हें मीठी बोलनी चाहिए। जिस प्रकार कोयल होती है
वो मीठा बोल करके हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न करती है, और कौवा होता है वो कड़वा बोलता है, जिससे हमारे हमारे मन को छूता है। तो व्यक्ति को कैसी वाणी बोलनी चाहिए? हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए, ताकि वो दूसरों को प्रभावित कर सके। तो ये वाणी का ही प्रभाव होता है, क्योंकि हम अच्छी वाणी बोलेंगे, मीठी बोलेंगे तो सबको प्रभावित करेंगे, और कड़वी बात बोलेंगे तो हमें कोई भी हमें प्रभावित नहीं करेगा, अर्थात हमसे दूर रहने की वो क्या करेगा, कोशिश करेगा। ये इसमें बताया गया। अगला है सोटा है, ये हिंदी तो करवाई हुई है, संक्षेप में एक बार बता देती हूँ। तो दूध नीर मिल दो हेग जैसी आकृति करे, न्यारो को राजहंस बिना राजे। तो ये राजहंस से संबंधित ज्ञानी व्यक्ति के लिए आया गया है कि ज्ञानी व्यक्ति होता है वो ही गुणों और अवगुणों की पहचान कर पाता है, और अज्ञानी होता है गुण और अवगुण दोनों उसके लिए तो समान ही होते हैं। तो इसमें बताया गया है कि दूध और पानी मिल जाते तो दोनों की आकृति कैसी हो जाती है, एक जैसी आकृति होती है। लेकिन जो राजहंस होता है वो उसको क्या करता है, अलग कर सकता है, अर्थात जो गुणों की कदर ज्ञानी व्यक्ति ही करता है, अर्थात वो पहचान सकता है कि कौन सी बातें अच्छी है, कौन सी बुरी है। ये इसमें बताया गया। अगला सोटी में बताया मल्यागिर मझार। मझार का अर्थ था बीच में। तो मल्यागिर मजार हर कोई चरणन हुए, संगत लिए सुधार रूप लिए। कि मल्य पर्वत होता है, उसमें हर कोई पेड़ चंदन का नहीं होता, लेकिन वहाँ पे जो पेड़ है वो चंदन के समान बन जाते, अर्थात उन पेड़ों ने अपनी स्थिति को सुधार लिया है। तो इसके माध्यम से कवि यही कहना चाहता है कि हम अगर इसमें संगति का प्रभाव बताया गया है कि हम सज्जन व्यक्ति की संगति में रहेंगे तो दुर्जन व्यक्ति भी क्या होता है, अपनी संगति को सुधार लेता है, उसे सुधारना भी चाहिए। अगर नहीं सुधारता तो कोई उसके ऊपर या नहीं सुधारेगा तो वो दुष्टी होता है। तो इसमें बताया गया जिस प्रकार मल्य पर्वत पर चंदन के पेड़ होते, लेकिन वो सब पेड़ चंदन के नहीं होते, लेकिन वो चंदन के पेड़ की संगति के कारण क्या है, उन पेड़ों ने अपनी स्थिति में सुधार कर लिया है। तो ये इसमें बताया गया है। फिर है अगला है कि पाटा पीड़ उपाय तन लाग्या तरवा दिया। तो इसमें बताया गया है कि अगर हमारे शरीर के ऊपर कोई घाव लग जाता है, तलवार का घाव लग जाता है, तो उसका तो उपाय हो सकता है। लेकिन जब वाणी का प्रभाव, ये जो वाणी का प्रभाव होता है या वाणी का घाव होता है, वो कभी नहीं बढ़ता, उसकी कोई औषधि नहीं बनी है। क्योंकि वाणी एक ऐसी चीज होती है कि अगर हम किसी को चुभने वाली बात कर देते हैं तो फिर वो हमारे उसके साथ उतना प्रेम नहीं रहता है। तो इसमें कभी क्या कहना चाहता है कि तलवार का घाव अगर शरीर पे लग जाता है तो उसका तो उपाय है, लेकिन जो वाणी का घाव वो कभी हमारे से जाता है, वो कभी नहीं भरता। अगला है मूसा। अब यहाँ तक करवा दिए थे, अब आगे करते हैं कि मूसा ने मजा हित कर बेटा हिकण से जाने संसार रस न है रसी राज्य। इसमें क्या बताया है संगति कि व्यक्ति को अपने अनुसार ही संगति करनी चाहिए, क्योंकि बिना विचारों वाले व्यक्ति किसके साथ हम संगति करेंगे तो हमारे लिए अहितकारी होती है, वो हमारे लिए हानिकारक ही होती है। उदाहरण किसका दिया इसमें, बिल्ली और चूहे का। तो चूहा होता है अपना हित समझ करके बिल्ली से क्या करता है, मित्रता करता है, लेकिन बिल्ली होती है वो मौका देखकर उसको नुकसान पहुंचाने की, उसके खाने की कोशिश करती है। इसलिए बिना मेल मिलाप वाले से भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो इसमें बताया मूसा मिस होता चूहा, आजार काट होता बिल्ली, हित कर बैठा हित रखी। चूहा होता है वो अपना हित मान करके बिल्ली से क्या कर लेता है, दोस्ती कर बैठता है, अपना हित कर बैठता है। सा जाने संसार रस न रसी राज्य। सह जाने कि पूरा संसार जानता है कि रस अपनत्व, रस का अर्थ होता अपनत्व है, न रसी राज्य कि उनका अपनत्व नहीं रह सकता। पूरा संसार इस बात को जानता है कि बिल्ली और चूहे की मित्रता नहीं हो सकती, लेकिन वो मित्रता करते हैं तो वो नुकसान चूहे के लिए क्या होगी, नुकसानदायक ही होती। खल गुण अगला सोटा है कि खल गुण अण ताव एक भाव करे आदरे ते नगरी उतार रोई आची राज्य। खल गुड़ अण, तो खल के लिए आया गुड़ मिस गुड़ और अन्न चारा, उताय एक भाव बिकेगी। खल गुड़ और चारा तीनों एक ही भाव बिकते हैं।
ते नगरी उतार रोही अच्छी राज है, उस नगरी के बजाय तो रोही में रहना ही अच्छा। अर्थात इसके माध्यम से क्या कहा गया है, क्या कहना चाहता है कि जहाँ गुणी व्यक्ति और अवगुणी व्यक्ति को समान समझा जाता है, उनको आदर, दोनों का आदर एक समान किया जाता है, उस नगरी के बजाय तो जो सज्जन व्यक्ति होता है उसको तो जंगल में रहना ही अच्छा होता है। अर्थात जहाँ गुणवान व्यक्ति की कदर नहीं होती वहाँ पे उससे नहीं रहना चाहिए, उसे तो उस नगरी के बजाय कहाँ रहना चाहिए, जंगल में रहना ही अच्छा माना जाता है। अगला है घन घन साबल घाय न फूटे। घाय का तो पहाड़ करना, घन थोड़ा, साबल लोहे से जो बना हुआ थोड़ा, जब पहाड़ को काटने का ये गुजार होता है उससे बताए। न फूटे पहाड़ निवड़ का था कठोर, जड़ कोमल विष भेदना जाय राय का अर्थ था दरार पड़े जद राज्य। तो इसके माध्यम से क्या करना चाहता है कि अगर हमारी मित्रता अच्छी है, हमारे मतलब मित्रता में आपस में प्रेम है, तब तो अगर कोई दूसरा जो शत्रु होता है वो दोनों के बीच में दरार नहीं पटक सकता, अर्थात आपस में दुश्मनी नहीं करा सकता। लेकिन अगर मित्रता में थोड़ी सी भी कड़वाहट आ जाती है तो वो आसानी से दोस्ती तुड़वा सकता है, या मित्रता दोनों के बीच में प्रवेश कर, दुष्ट व्यक्ति होता है वो भी उसके बीच में प्रवेश कर सकता है और हमारा अहित कर सकता है। तो इसके माध्यम से कभी क्या करता है कि घन घन साबल घाय पहाड़ करना, घाय का तो न टूटे पहाड़ कि कठोर थोड़े से जब पहाड़ को तोड़ा जाता है, लेकिन वो पहाड़ है वो नहीं टूटता, क्योंकि पहाड़ कठोर होता है, लेकिन लोहे के औजार से उसे तोड़ा जाता है, लेकिन वो पहाड़ है वो नहीं टूटता, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। जड़ कोमल बीत जाए राय पड़े जब राज्य, और जब उसके बीच में थोड़ी सी भी दरार पड़ जाती है तो कोमल जड़ होती है वो भी उसके अंदर से प्रवेश कर जाती है। तो इसके माध्यम से ये कहना चाहता है कवि कि अगर मित्रता में थोड़ी सी भी कड़वाहट है तो शत्रु होता है वो आसानी से प्रवेश कर जाता है। अगला है पै मीठा कर पाक जो इमरत सीजिए उर कड़वाई आक रंच न मुके राज्य। पै का अर्थ होता दूध, पाक में पकाना, इमरत अमृत के लिए आया, सींचा जाता है, उर मिश्र दे कड़वाई कड़वाट के लिए आया, आक मिस आंकड़े के लिए, रजमिस थोड़ा सा, रंज का अर्थ होता थोड़ा सा, मुक्के त्यागता राज। तो अब इसमें राज्य को संबोधित करते कभी इसके माध्यम से क्या, इस सोते के माध्यम से ये कहना चाहता है कि दुष्ट व्यक्ति को चाहे उसके साथ कितना ही अच्छा व्यवहार करो, लेकिन वो क्या है उसको अपने व्यवहार में थोड़ी से भी बदलाव नहीं करना चाहता है। दुष्ट व्यक्ति जैसा स्वभाव होता है उसका वो वैसे ही रहता है, चाहे उसे कितनी मीठी या उसे कितनी भी शिक्षा दो, लेकिन वो अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता। तो इसके माध्यम, इस शॉर्ट के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है कि इसके माध्यम से यही कहना चाहता है कि आंकड़े को चाहे अमृत से सींचा जाए या दूध में पकाया जाए, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये उसका स्वभाव ही ऐसा है। तो दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव भी ऐसा होता है जो वो बदला नहीं जा सकता। तो इसके माध्यम से क्या करना चाहता है कवि कि पै मीठा कर पाग जो इमृत कि पै मीठा कर पाग जो इमृत उर कड़वा आक रंच न मुके राज्य, कि आंकड़े को चाहिए दूध से सींचा जाए, जो इमृत सींचे और अमृत से सींचा है, और दूध में पकाया जाए या अमृत से सींचा जाए, और कड़वाहट, लेकिन उसके हृदय में क्या होती है, कड़वाहट होती है, उसमें आंकड़ा जो होता है वो कड़वा होता है। रच न लाग वो अपने जो कड़वाहट को थोड़ा बहुत भी नहीं त्यागता है, बल्कि वो जैसे चाहे उसे कितना ही पका लो, दूध में चाहे पका लो, दूध मीठा होता है और अमृत मीठा होता है, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसका हृदयगत स्वभाव ही ऐसा है जिसके कारण वो अपने आप को सुधार नहीं पाता या बदल नहीं पाता। तो इसके माध्यम से ये कहना चाहता है कवि कि चाहे दुष्ट व्यक्ति को कितनी भी अच्छी से अच्छी शिक्षा जो दो, लेकिन वो क्या है अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। ये थे राजयारा सोटे जो अपने कवि जो सेवक था, कवि किसको लिखा था, किसको संबोधित करके लिखा था, अपने सेवक को संबोधित करके लिखा था। ये थे नीति से जो जितने भी थे वो नीति से संबंधित थे। अब है इसके प्रश्न, पाठ्यगत प्रश्न उत्तर करते हैं।
राज्य का मूल नाम था, राज्य का मूल नाम क्या था? राजा। क्या नाम था? राजा राम। दूध एवं जल की मिलावट को कौन अलग करता है? ये पहले पढ़ा था आज से पहले। इसमें कौवा है, कोयल है, तोता है, राजहंस। तो किस राजहंस का बताया था? वो राजहंस किसके लिए आया है? ज्ञानी मनुष्य कि ज्ञानी व्यक्ति होता है वही दुष्ट और जो सज्जन है उनकी पहचान कर पाता है। अब अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार इसके अभाव में कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। कवि के अनुसार कि इसके अभाव में कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। ये पहले पढ़ा था, बल पराक्रम और हिम्मत के बिना। कवि के अनुसार बल पराक्रम और हिम्मत के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। अगला प्रश्न, दूध एवं नीर, नीर का अर्थ होता है जल, दूध एवं नीर को कौन अलग कर सकता है? तो कौन अलग कर सकता है ये भी पढ़ा था। तो इसमें दूध एवं नीर को राजहंस अलग कर सकता है। कवि के अनुसार किन किन का उपाय पहले से करना चाहिए? किस किस का उपाय पहले से कर लेना चाहिए? शत्रु, रोग और आग का। इसका कवि के अनुसार शत्रु, रोग और आग का उपाय है वो पहले से ही कर लेना चाहिए। कौन सी जगह चंदन के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं? कवि क्या कहना चाहता है? इसमें प्रश्न दोबारा बोल रही हूँ कि कौन सी जगह चंदन के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं? तो मल्य पर्वत पर जगह चंदन के वृक्ष सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। मल्यचल पर्वत है उसमें सबसे ज्यादा चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। किसके गांव कभी नहीं बढ़ते? किसके गांव कभी नहीं बढ़ते? कड़वी वाणी के गांव कभी नहीं बढ़ते। किसके गांव? कड़वी वाणी के गांव वो कभी नहीं बढ़ते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे प्रश्न और है तो पूछती में, कवि कृपाराम किस शाखा के चारण थे? कि कवि कृपाराम थे वो किस शाखा के चारण थे? कि कवि कृपाराम खिड़िया शाखा के चारण थे। ये तो आज भी मैंने बताया था कि खिड़िया की शाखा के चारण थे। कृपाराम खिड़िया का रचनाकार कब माना जाता है? कृपाराम खिड़िया का रचनाकार कब माना जाता है? तो कवि कृपाराम खिड़िया का रचनाकार विक्रम संवत 1864 के आसपास माना जाता है। ये पाठ उसमें पाठ परिचय से संबंधित जो प्रश्न है तो छोटे छोटे मैंने करवाए हैं। अगला प्रश्न है, कवि कृपाराम खिड़िया किस नरेश के आश्रय में रहे थे? क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता पाठ के बीच में से भी, तो इसलिए मैं आपको छोटे छोटे प्रश्न बता रही हूँ। तो इसका कवि कृपाराम खिड़िया किस नरेश के आश्रय में रहे थे? कि कवि कृपाराम खिड़िया सीकर नरेश देवी सिंह तथा उनके पुत्र का नाम था लक्ष्मण सिंह के आश्रय में रहे थे। अगला प्रश्न है कि कवि ने रद्द कागज जो राज्य किसके लिए कहा? कवि ने रद्द कागज में रद्दी कागज के लिए आया है कि कवि ने रद्द कागज जो राज्य किसके लिए कहा है? तो इसका उत्तर होगा, कवि ने उस व्यक्ति के लिए रद्दी कागज जैसा कहा है जो हिम्मत पराक्रम रहित होता है। जिसके पास हिम्मत और पराक्रम नहीं होता है उसको रद्दी कागज के समान होता है। वो व्यक्ति रद्दी कागज के समान होता है, उसका कोई आदर भी नहीं करता है। जिसके पास बल और पराक्रम होता है वो उसी का क्या किया जाता है? आदर किया जाता है। नहीं तो क्या होता है, रद्दी कागज होते हैं उसको फाड़ करके हम क्या करते हैं? फेंक देते, उसका उसकी कोई इज्जत नहीं करते। अगला प्रश्न है, राज्य रसोठा राजस्थानी भाषा की कैसी रचना मानी जाती है? कि राज्य रसोठा राजस्थानी भाषा की कैसी रचना मानी जाती है? तो राज्य रसोठा राजस्थानी भाषा की संबोधनात्मक कृति, जो संबोधन करके लिखा है अपने सेवक को, राजा राम को संबोधित करके लिखा है, तो इसलिए बोधन नीति काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है। ये तो हो गए एक एक लाइन वाले प्रश्न। अगर है 5-5 लाइन वाले प्रश्न है पाठ्यगत के। ये तो अन्य महत्वपूर्ण भी थे, थोड़े बहुत इस बीच में से करवाए थे मैंने। अगला प्रश्न है कि संकलित अंश के अनुसार किस नगरी में रहना? ये शुरू में ही आया कि संकलित अंश के अनुसार किस नगरी में नहीं रहना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा, कवि कृपाराम के अनुसार जिस नगर या गांव में गुण और अवगुण की कोई भेद नहीं मानता था, गुणी व्यक्ति को और जो अवगुणी व्यक्ति है उनमें कोई भेद नहीं मानता था, गुणवान और जो निर्गुण व्यक्ति है उनका कोई आदर नहीं करता, तथा लोग गुण और अवगुण को विषय के रूप सुनकर अर्थात उनकी अच्छाई और बुराई को जानकर भी सब संभलने के लिए प्रयास नहीं करता था। उनके जो
भी है गुणवान व्यक्ति को भी वैसे समझते, और जो निर्गुण व्यक्ति उनको भी ऐसे समझते, अर्थात उनका कोई सम्मान, गुणवान व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं करते। उस नगर या गांव में नहीं रह, उसे गुणवान व्यक्ति को क्या उस नगर या गांव में नहीं रहना चाहिए। अर्थात गुणों का, जहाँ गुणों का आदर तथा अवगुणों में कोई भेद नहीं करता, उस नगर में नहीं रहना चाहिए गुणवान व्यक्ति को। अगला प्रश्न है, असंभावित मित्रता के घातक परिणाम होते हैं, संकलित अंश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो आज ही पढ़ा हमने, कौन सा उदाहरण था, बिल्ली और चूहे वाला उदाहरण। इस सब असंभावित मित्रता, असंभावित बिना स्वभाव वाले, अर्थात दोनों में आपस में मेल मिलाप नहीं होता, तो बिल्ली और चूहे में मेल नहीं होता ना, इसलिए इसमें उदाहरण दिया इसमें कि असंभावित मित्रता के घातक परिणाम होते हैं, संकलित अंश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा मित्रता सदा स्वाभाविक रूप में, अर्थात जिनका आपस में स्वभाव मिलता उन्हीं के अनुसार होनी चाहिए। जिसका स्वभाव विरोधी या शत्रुता रखने वाला हो तो उससे कभी मित्रता नहीं कर सकते, बल्कि उससे तो प्राण हानि का भय रहता है, अर्थात वो तुम्हारे प्राणों को मौका मिलते ही प्राणों को नुकसान पहुंचाने या हमारे को कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाने की वो कोशिश करता है। जैसे बिल्ली और चूहे में मित्रता होना या उनका एक ही स्थान पर साथ साथ रहना सशक्त नहीं होता, क्या है, संभव नहीं हो सकता। संभव है क्या बिल्ली और चूहे एक साथ नहीं रह सकते, तो ये बताया उनमें भी नहीं हो सकता, क्योंकि बिल्ली चूहे को मारकर खा जाती है, ये उसका जन्मजात स्वभाव, क्योंकि ये बिल्ली का जन्मजात ही स्वभाव होता है, मौका मिलते ही चूहे को क्या कर जाती है, खा जाती है। अगला है जन्मजात, ये भी आज ही पढ़ा आंकड़े वाला, कि जन्मजात प्रवृत्ति में बदलाव असंभव है, संकलित अंश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। जन्मजात प्रवृत्तियों में बदलाव असंभव है, संकलित अंश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो ये लास्ट था, छोटा था तो वाला था, दूध में मधुरता रहती है, ये उसका जन्मजात स्वभाव है, कि दूध होता है वो मीठा होता है और ये जन्मजात स्वभाव होता है। इस कारण दूध में पकाया गया भी मीठा ही होता है, परंतु आंकड़ा जन्मजात कड़वा होता है, उसे चाहे कितना भी मीठा बनाने का प्रयास किया जाए वह कड़वा ही रहता है। इससे सिद्ध हो जाता है कि जन्मजात प्रवृत्तियों में जरा सा भी बदलाव नहीं किया जाता है। इस कारण से आंकड़े को चाहे कितना ही दूध में पकाया जाए या अमृत से सींचा जाए, लेकिन उसका जन्मजात सब उसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है जिसके कारण वो बदल नहीं सकता है। अगला प्रश्न है, कवि ने राजिया को संबोधित करके क्यों नीति सम्मत सोठे रचे। कवि ने राजिया को संबोधित करके क्यों नीति सम्मत सोठे, नीति से सम्मति सोठे किस लिए रचे थे। तो इसका उत्तर होगा, राजिया अर्थात राजाराम कवि का विश्वास पात्र सेवक था, वो सेवक था उनका, वो सेवा करता था। वह निसंतान था, इसलिए वह उदास रहता था कि मरणोपरांत कि मैं मर जाऊंगा, कोई उसका नाम लेने वाला इस संसार में नहीं रहेगा। तब कवि ने उससे आश्वस्त किया कि वह अपनी कविता के द्वारा उससे अमर करेगा। इसके द्वारा अपनी कविता उन्होंने अपने सेवक के क्या लिखे थे, ये सोठे लिखे थे, अमर बना देगा ताकि सब लोग उसका नाम याद रखेंगे। इसी आश्वासन से कवि ने राजिया को संबोधित करके सोठे की रचना की, जो लोक समाज में प्रसिद्ध की है।